मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी ओबीसी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तक सरकार में बैठने के बाद भी मोदी जी ने एक बार भी ओबीसी की गिनती की बात नहीं की। लोग अब ये अपने जाति की लड़ाई लड़ना बंद कर दिए, वर्ग में आइए, और वर्ग में आओगे तो ये आरएसएस मनुवादी लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे। मुझे बहुत देर से पता चला कि शिक्षा में मुझे जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्हें बचपन से नहीं पढ़ाया गया, और जिन्हें नहीं पढ़ना चाहिए था उन्हें हमें पढ़ाया और रटाया गया और गवाया गया। हम जब सरस्वती का नाम लेते हैं और सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं तो डर ये बना रहता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है हमको 4 पुलिस वालों को भेज करके बंद करा दे। कोई हराने वाला नहीं है। अगर आप खड़े हो जाएं, अपनी कुदाल, अपना हल, अपना फावड़ा लेकर के, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको हरा देगा। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, मैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी, ओबीसी महासभा राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं सभी राज्यों से आए हुए, हमारे 21 राज्यों से आए हुए सभी ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा प्रणाम। जय भारत, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। साथियों, यह कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा हमारा है, इस देश में ओबीसी समाज की जनगणना होना चाहिए, और यह इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर जिस प्रकार से आरएसएस हम ओबीसी वर्ग को लड़ाने का काम करता है, कभी कहता है देखिए यहाँ पे यादव को टिकट दे दिया गया है, कभी कहता है यहाँ पे साहू को नहीं दिया है, कभी कहता है यहाँ पे कुर्मी को नहीं दिया है, और हमारे लोगों को लड़ाता रहता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जब तक जाति का जनगणना नहीं होगी, ओबीसी समाज के अंदर भाईचारा स्थापित आरएसएस करने नहीं देगा साथियों। इसलिए हमें जाति का जनगणना करानी पड़ेगी, और ओबीसी महासभा लगातार पूरे देश के अंदर लाखों ज्ञापन दे चुकी है, लेकिन ये लोग मीडिया वाले कहते हैं बार बार कि मोदी जी ओबीसी हैं, मोदी जी ओबीसी हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आज तक सरकार में बैठने के बाद भी मोदी जी ने एक बार भी ओबीसी की गिनती की बात नहीं की, जबकि यही जब सरकार में नहीं थे तो इनके मंत्री जो मंत्री हैं इनके ये कहते थे कि इनकी गणना होना चाहिए। इनका ये दोगलापन हमें 2024 में और मध्य प्रदेश में 2023 में खत्म करने का काम करना है साथियों। जब तक जनगणना नहीं होगी, हम आने वाले समय में ये शपथ दिलाने का काम करेंगे कि हम सवर्णों को वोट देने बिल्कुल नहीं देंगे, ओबीसी एसटी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, ये शपथ दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि आप सभी लोग अब ये अपने जाति की लड़ाई लड़ना बंद कर दिए, वर्ग में आइए, और वर्ग में आओगे तो ये आरएसएस मनुवादी लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आरएसएस में लोग सिर्फ ओबीसी एसटी के लोग झंडा उठाते हैं, दरी चढ़ा झंडा उठाने का काम करते हैं, और हमारा जितने भी नेता वहाँ पे जो आरएसएस के द्वारा बने हुए हैं वो आरएसएस की प्रयोगशाला से बने हुए हैं। इसलिए सदन में, संसद में कहीं भी हमारी बात नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। मैं नारा लगाऊंगा, जितनी जिसकी संख्या भारी, जय जवान, जय किसान। हम अपना अधिकार मांगते हैं, ओबीसी महासभा जिंदाबाद। जिस देश में शिक्षा समूल नष्ट की जा रही हो, वहाँ शिक्षा का तो कोई मतलब है नहीं। मुझे बहुत देर से पता चला कि शिक्षा में मुझे जिन्हें पढ़ना चाहिए था उन्हें बचपन से नहीं पढ़ाया गया, और जिन्हें नहीं पढ़ना चाहिए था उन्हें हमें पढ़ाया और रटाया गया और गवाया गया। आज हमारे बहुत सारे साथी पागलों की तरह हाथ में कलावा बांधे भूखों मर जाते हैं, और हजारों हजार की भीड़ को खिलाते पिलाते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अभी बिहार से एक प्रबुद्ध मंत्री ने सवाल उठाया है जिस पर पूरे देश में बवेला मचा हुआ है। यही सवाल तो पेरियार ने कितना पहले उठाया था, और पेरियार के बाद आप सब सो गए थे। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों के आज स्मरण दिवस पर हमें अपने अंतर मन में झांकने की ज़रूरत है
कि क्या हम सचमुच उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपकी ताकत कहाँ चली गई है? अनुशासन उसका पहला गुण है। आपके ओबीसी में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं है, और जब तक आप में अनुशासन नहीं होगा तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप सबसे पहले अपने लोगों का विरोध करते हैं। अगर यादव है तो कुर्मी का, कुर्मी है तो यादव का, बघेल का, पाल का। आप देखिए ना कितनी खाई है आपके बीच में। आप दुनिया से लड़ने चले हैं और लड़ आपस में रहे हैं। क्या बात आप करते हैं? आप लड़ पाएंगे किसी से? आप अपने पड़ोसी से लड़के मर जाएंगे। अरे आप छोड़ना सीखिए। जिसको आप अपना मसीहा मानते हैं, उन सब लोगों ने त्याग करके लड़ाई लड़ी थी, तब जा। पेरियार के पास कितनी संपत्ति थी, आपके लोग संपत्ति बनाने में लगे हुए। ज्योतिबा फुले को क्या जरूरत थी? अंग्रेजों से जुड़े हुए थे, न जाने कितना ऐसा आराम करते। सावित्रीबाई फुले जो कुछ आपको दिए हैं, आज हम जब सरस्वती का नाम लेते हैं और सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं तो डर ये बना रहता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है हमको 4 पुलिस वालों को भेज करके बंद करा सकता है। हजारों साल से एक राजा को भैंसा बना करके प्रदर्शित किया जाता रहा। उसके साथ जो जघन्य हुआ उस पर आप न जाने कितने वर्षों से अपनी बात कहते आ रहे हैं, और पशु के समान अपने महापुरुषों को आप देखने और सुनते आ रहे हैं। आप लड़ेंगे उनसे लड़ाई झूठों से। अभी कोई कह रहा था कि कोई ओबीसी बन गया। मैं अगर इत्मीनान से बात करता आपसे, अगर समय होता इस कार्यक्रम में, तो बहुत विस्तार से और बहुत थोड़े में बात करने की ज़रूरत है कि आप हार किससे रहे हैं। आप स्वयं से हार रहे हैं प्रभु। आपको कोई हराने वाला नहीं है। अगर आप खड़े हो जाएं, अपनी कुदाल, अपना हल, अपना फावड़ा लेकर के, किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि आपको हरा देगा। लेकिन आप सबसे पहले अपने लोगों को मार रहे हैं। सबसे पहले आप अपना संहार कर रहे हैं। आपको आज इस पुण्य दिवस पर हमारे मंच पे बहुत वरिष्ठ साथी हमारे बैठे हुए हैं। मैं केवल इतना कह करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि आप जरा एक बार पेरियार के रूप में आइए ना, कि क्या कर सकते हैं आप जरा ज्योतिबा फुले के रूप में आइए ना। अगर ये माननीय संचालक महोदय मेरे पीछे खड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि इनकी लिस्ट लंबी है और मेरी बात ये नहीं होने देना चाहते। मैं एक घटना सुना करके अपनी बात बंद करूंगा। साथियों देखिए, निश्चित रूप से हमको इस तरह के मंच पर तो बात करनी ही करनी होगी। आपको आपस में बैठ करके भी बात करनी होगी। मुझे याद है एक कार्यक्रम में मुझे इसी तरह बुलाया गया था। वहाँ पर एक बड़े ओजस्वी एमपी हुआ करते थे, मित्रसेन यादव नाम था। उस सम्मेलन का विषय था सामाजिक न्याय तभी संभव है जब सामाजिक समरसता और सामाजिक आर्थिक नीतियाँ उनकी सुदृढ़ होंगी। तो मुझे ये कहा गया कि 5 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है। तो मैं माननीय सांसद जी को जाके नमस्ते किया कि आप ये भी 5 मिनट ले लीजिए और बोलिए, आप धड़ल्ले से बोलिए। आप संसद में भी बोलिए और देहात में भी बोलिए, क्षेत्र में भी बोलिए। तो उन्होंने कहा नहीं आप बोलिए। जिन भाई ने मुझसे अनुरोध किया है, मैं उनकी वजह से एक लाइन बोल देता हूँ। सबसे पहले हमको सामाजिक अन्याय समझना होगा। सामाजिक न्याय की परिकल्पना से पहले सामाजिक अन्याय। क्या कर रहे हो भैया? कुछ नहीं कर रहे। और कर लो यार। तो सामाजिक अन्याय की जो अवधारणा है उस पर पहले आप विचार करिए। मैं उस इलाके से आता हूँ। उन दिनों उस इलाके में जो पत्तल पर बचता था, एक कौम थी जो उससे अपना पेट भरती थी और उसी से उसका जीवन यापन होता था। उसको कहते थे मुसहर। और वो लगभग समाप्त हो गया। समाप्त कैसे हुआ? क्योंकि उसके भी रोजगार पे लोगों ने लात मारा और पत्तल और दोने का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। बिल्कुल समय का ध्यान है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और जब वो पत्तल दोने का समय खत्म हुआ तो प्लास्टिक की चीज़ें बाजार में आई और उसको लेकर के लोग आने लगे। और पता चलता ये था कि जो पत्तल दोना मुसहर उठाता था वो खुद उठाने लगे। आपको विमर्श की ज़रूरत है और इस तरह के वक्तव्य से बहुत बातें होंगी, हम भी थोड़ा गौरवान्वित हो जाएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी साथियों। सफलता के लिए छोटे छोटे लेवल पर विमर्श करना होगा और
मूल मुद्दों पर लड़ना होगा। इसी के बाद आयोजकों का और जो भी साथी सुने हमें इतनी देर, उनका सबका मैं बड़ा आभारी हूँ।